Hello everyone. Today we'll be talking about the exercise that is the first lesson of NCERT. We'll be covering all the lessons one by one और फिर उनके exercise के सारे questions that is the normal question as well as the additional questions हम दोनों cover up करने की कोशिश करेंगे और yeah, so let's start with the very first lesson that is electric charge and field. Coming on the first question, 1.1. So what does it say? What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 placed 30 centimeter apart in air? This is quite easy, just a formula based question. दो charges दिए हुए हैं, एक पे वैल्यू है 2 इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 7 और दूसरे पे वैल्यू है 3 इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 7. दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट है क्वेश्चन के हिसाब से. और आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, इन दोनों के बीच में फोर्सेस. क्योंकि चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फिर हमें इतनी मतलब इफेक्टिवली आई कैन डायरेक्टली यूज एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 ओवर आर स्क्वायर. एक चीज, ये वाला जो चार्ज है ये भी इस तरफ मूव करेगा और ये वाला जो चार्ज है ये ऑपोजिट है बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल अपार्ट करेंगे. सो 1/4πε0 हमें पता है 9 इंटू टेन रेज टू द पावर 9, Q1 2 into 10 raised to the power minus 7 into Q2 3 into 10 raised to the power minus 7 divided by R square, which eventually turns out to be 30 centimeter दिया हुआ है, तो you need to convert it into SI. 30 into 10 raised to the power minus 2 the whole square. Solution आप कर सकते हो, easy है. 9 2 6 54 54 divided by 3 into 3 और 30 स्क्वायर इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा सेम, इंटू यहाँ पे हो गया 9 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14, सो ये बचा 10 रेज टू द पावर माइनस 5. ओके, सॉल्व इट फर्दर. इट विल कम आउट टू बी एज 54 ओवर 900 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4. ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 5 है तो ये माइनस 3 बचेगा. 54 divided by 9 into 10 raised to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 3 Newton. This should be the force. दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? Okay, second question. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air. Air है तो कोई relative permittivity नहीं होगी. Is 0.2 Newton. दोनों के बीच में फोर्स दिया है. What is the distance between the two spheres? स्फेयर को हम एक नॉर्मल, जैसे ये एक स्फेयर है तो स्फेयर पे अगर चार्ज क्यू है तो स्फेयर का रेडियस वगैरह यहाँ पे वैसे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए स्फेयर का रेडियस अगर कुछ भी हो तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है वो स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है. मतलब चार्ज स्फेयर को हम एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. ध्यान रखना ये सिर्फ स्फेयर के लिए ही वैलिड होता है. सो मूविंग फर्दर, मान लो कि यहाँ पे आपको एक चार्ज दिया हुआ है. The electrostatic force on a small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb. Small sphere कहा गया है तो basically we'll treat it as a point charge. minus 0.8 microcoulomb और दूसरा चार्ज है 0.4 microcoulomb. Force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. इस पे force due to another small sphere of charge minus 0.8, इसकी वजह से. तो इस पे जो force होगा वो इसकी वजह से attractive force होगा. इस पे भी वही होगा वैसे तो. अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस 0.2 न्यूटन. ये जो फोर्स है ये आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन. आपसे कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इस पे जितना फोर्स लग रहा होता है उतना इस पे फोर्स लग रहा होता है, तो वही आपको कूलम्स लॉ अप्लाई करना है. 1/4πε0 q इंटू q1 इंटू q2 यानी कि 0.8 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो है तो 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दोनों के माइक्रो आ गए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. मुझे नहीं पता कितना है. यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन, चाहे चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो. डायरेक्शन आपको पता है ऑलरेडी क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है कूलम लॉ के एक्सप्रेशन में, कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन में. तो ये बन गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.8 इंटू 32 इंटू 0. लाइक बेसिकली 10 रेज टू द पावर माइनस 2. मैंने इसको सॉल्व कर लिया. 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और फोर्स दिया हुआ है 0.2. तो फर्दर आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट द रिजल्ट की वैल्यू जो भी आएगी. 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया, माइनस 2 माइनस 14, यहाँ पे ये 9 इंटू 32
नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 0.2. या यू कैन सॉल्व इट फर्दर. इफेक्टिवली इट विल कम आउट टू बी डी स्क्वायर 9 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -2 -12 -14 और फिर 9. सो फिर ये बच गया 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.2 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -1 जो कि ऊपर जाके बन जाएगा +1, तो ये बन जाएगा -4. तो ये रह गया 2. यहाँ पे आ गया 16. तो जो भी वैल्यू है 16 इंटू 9, तो d जब निकालोगे आप तो ये बन गया रूट ऑफ दिस होल टर्म 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये बन गया 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 12 सेंटीमीटर. दिस शुड बी द रिजल्ट. जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो 12 सेंटीमीटर के आसपास होगा. ओके, अब मैं ये पूरी कैलकुलेशंस नहीं करूँगा, आई जस्ट एक्सप्लेन कि करना क्या है एंड देन यू कैन फर्दर सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. Check that the ratio K square GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does this ratio signify? Okay, it's a nice question. K यहाँ पे इनका मतलब है K से 1/4 pi epsilon naught. Okay, check करो कि ये ratio dimensionless है. K E square. E is the electronic charge 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. यहाँ पे भी E सिर्फ उस चार्ज की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं. प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है. ओके, तो अगर मैं दो प्रोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर MEMP यहाँ पे है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इमेजिन करो कि मेरे पास एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है. ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है. तो इस पे जो चार्ज है वो है +E और इस पे जो चार्ज है वो है -E. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा 1/4 pi epsilon which is K as per the question given into चार्ज का स्क्वायर E into E. एज आई टोल्ड यू हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो ये बन गया d स्क्वायर. लेकिन साथ के साथ इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा because any two masses in the universe are governed by the gravitational forces. तो gravitational force कितना होगा? F gravitational, that will be G mass of proton into mass of electron divided by same distance का square, d square. अगर आप दोनों को divide कर दो तो F electrostatic divided by F gravitation is going to be K square over G MEMP, क्योंकि distance cancel out हो जाएगा. और ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो फोर्स बाय फोर्स, न्यूटन बाय न्यूटन, इफेक्टिवली दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस. इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यही आपसे पूछा है, यही आपसे कहा गया निकालने को. साथ में कहा गया कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है. अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो k होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये बन गया 1.6, उसका स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाय G होता है आई थिंक 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, नो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो फिर ये बन गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11, आई होप यही होता होगा, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to the power -31 into mass of proton 1.67 into 10 raised to the power -27. I think gravitational constant 1.67 ही होता है या कुछ और होता है. Order तो 10 to the power -11 होता है, that I remember. Let me search for a while. वैसे ही constants आपको दिए जाते हैं हमेशा situation के अंदर, तो let's check. ओके, इंटरनेट हैज सम इशू. एनीवेज आप देख लेना, ऑर्डर 10 टू द पावर -11 ही होता है, 9.1.67 जो भी है 6.67 होता है शायद, फिर ये 6.67 into 10 to the power. एनीवे अगर आप ऑर्डर्स चेक करो तो यू विल गेट द वैल्यू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -38, तो ये 9 ये -38 जब ये क्लब अप होगा तो फिर ये बनेगा 10 टू द पावर -29, और नीचे की तरफ अगर आप ऑर्डर चेक करो तो -11, -31, -27 चेक, 31 27 हो जाएगा 58 58 प्लस 10 68 69.
और ये जो रेशियो अगर ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 10⁻30 के बराबर, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻30 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ये सिग्निफाई करता है ये। तो व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज वे स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एक और चीज़, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये अजम्पशंस लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आपको लिखना यही रिजल्ट होगा, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ फायदा ये होता है कि जब हम चार्ज की ऐसा यूनिट सेट किया हमने, दैट इज कूलम। कूलम इज अ वे बिग यूनिट, इट्स अ वेरी 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 बिग यूनिट। लेकिन जो मास की ऐसा यूनिट है दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम एक बहुत कॉमन यूनिट है, आप हाउस होल्ड में लाइक 1 किलो सामान आप लेके आते हो नॉर्मली, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, बट एक कूलम चार्ज इज अ वे बिग चार्ज। तो इसी वजह से वो काफ़ी बड़ा रिजल्ट निकल के आता है। बट फिर भी ऐसा इज द सिस्टम, तो हमें वही लेके चलना है। तो 10⁻30 का रेशियो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये इसका सिग्निफिकेंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड कि जो चार्ज है वो एक सर्टेन फिक्स पैकेट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, 1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, मतलब उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इट मीन्स दैट एनी चार्ज ऑन एनी बॉडी, कोई भी किसी भी बॉडी पे कोई भी जो चार्ज होगा वो हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इट विल ऑलवेज बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E एंड बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के फॉर्म में होगा हमेशा, और इससे छोटा नहीं हो सकता है, मतलब 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 4 ही हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन का यही मतलब होता है कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर फ्रैक्शंस के फॉर्म में। इट विल ऑलवेज बी इन द मल्टीपल ऑफ E एंड दैट टू इंटीग्रल मल्टीपल। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? इसी का सेकेंड पार्ट। जब हम लार्ज स्केल चार्जेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं? समझो, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है 1.6, मतलब जो E की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻19। इट इज़ वेरी स्मॉल, 10⁻19 कूलम। तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक यानी किसी बड़े चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 5 कूलम एक मैक्रोस्कोपिक चार्ज लेते हैं। तो जब मैं 5 कूलम ले रहा हूँ तो पहले मुझे, चाहे मैं कोई भी चार्ज पिक करूँ, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका मल्टीपल है भी कि नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कि आपके पास 2-2 रुपये के सिक्के हैं, यू हैव लाइक 2 रुपीज़ कॉइन, और जो सारे सिक्के हैं सारे कॉइन्स को मिला के आपके पास जो टोटल सम बन रहा है वो कुछ बन रहा है 1021 रुपीज़। अब सोचो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर 2-2 रुपये के कॉइन्स हैं तो ये 1021 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना। हम कॉइन को आधा तोड़ के 1 रुपये का तो नहीं बना सकते, मीन्स वी कांट मेक इट एज लाइक अ सिंगल रुपी पेनी। सो इट्स 1021, राइटिंग 1021 इज रॉन्ग, वी कैन नॉट राइट इट इन दैट मैनर। सो इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग कि जो 2 रुपये है वो उसके मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो इन द सेम वे जब हम कोई भी चार्ज लिखें तो वो इसके मल्टीपल में ही होना चाहिए, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई होगी फर्दर। तो जब भी मैं कोई भी चार्ज लिखूंगा तो हर बार मुझे ये चेक करना ज़रूरी है कि वेदर ये इसके मल्टीपल में है भी कि नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज से डील करते हैं, जब हम बहुत बड़े चार्जेस से डील करते हैं, तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 10⁻19 के ऑर्डर की वजह से बहुत 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 छोटी है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, मतलब ये चेक करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे 1021 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि डेसिमल में होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 2 रुपये के कॉइन को तोड़ नहीं सकते हो। तो इन द सेम वे जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 10⁻19, तो ये ऑर्डर जो आएगा ये बनेगा 5 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। और इसको आप सॉल्व करोगे तो चाहे ये क्लियर कैंसिल हो चाहे ना हो, ये 10⁻19 एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। तो ये कितने भी डेसिमल्स होंगे वो वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो इफेक्टिवली वो एक नंबर, पॉजिटिव नंबर, एक नॉर्मल नंबर के फॉर्म में आएगा, डेसिमल्स इग्नोर हो जाएंगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन कहा गया है कि क्यों इग्नोर किया जा सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा होता है। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। समझो 1021 है, अब यहाँ जैसे मैंने 2 रुपये के सिक्के लिए थे, इसकी जगह मान लो कि मैंने 5 पैसे के सिक्के लिए होते हैं, 5 पैसास।
तो आप 1 मिलियन अगर लोगे तो उसका मल्टीपल होगा, 1 मिलियन 1 लोगे तो भी मल्टीपल होगा, 1 मिलियन 2 लोगे तब भी मल्टीपल होगा, कुछ भी वैल्यू ले लोगे वो उसका मल्टीपल ही आएगा। और अगर मल्टीपल नहीं आता है तो 5 पैसे बहुत छोटी रकम होती है, जब आप बड़े अमाउंट के बारे में बात कर रहे हो तो उसे इग्नोर कर दो, दैट्स सिंपल। 1.5, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both। एक ग्लास रॉड को जब सिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया, ओके, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स, होता है एम्बर को जब आप कॉटन के साथ रब करते हो तो भी चार्ज आता है, वूल क्लॉथ के साथ रब करते हो तब भी चार्ज आता है, तो बहुत सारे फिनोमिनन हैं, बहुत सारे केसेस हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चीज़ कैसे कंसिस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो मूव तो करेंगे बट इफेक्टिवली जो टोटल चार्ज है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो समझो, इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि कंसिस्टेंट कैसे है। इनिशियली जो दोनों पे चार्ज था वो जीरो था, इस पे भी जीरो था और इस पे भी जीरो था, इनिशियली दोनों की वैल्यू जीरो थी। फाइनली मान लो जब ये रब हुआ तो रब करने के बाद ग्लास रॉड पे इमेजिन करते हैं कि ग्लास रॉड ने कुछ 10 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसने इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। शुरुआत में दोनों पे चार्ज जीरो इसलिए क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का चार्ज एक दूसरे को सम अप करके जीरो कर देता है। अब जो सिल्क क्लॉथ है और यहाँ पे ग्लास रॉड के पास मान लो कि इनके पास दोनों के पास पहले जो इसके पास था x प्रोटॉन्स थे और इसके पास y प्रोटॉन्स थे, जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के पास, सेम यही सिचुएशन है। तो अब सिल्क क्लॉथ के पास कितने प्रोटॉन्स, मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा समझते हैं, मतलब ढंग से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं इसे। इमेजिन कि मेरे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर कुछ कुछ नंबर्स अज्यूम करेंगे हम। एक केस लेते हैं सिल्क क्लॉथ का और एक केस लेते हैं ग्लास रॉड का। सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड। सिल्क क्लॉथ के पास अज्यूम करते हैं हम x प्रोटॉन्स हैं और x ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्लास के पास y प्रोटॉन्स हैं और y ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोनों के पास इक्वल प्रोटॉन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से दोनों पे चार्ज जीरो है फिलहाल के लिए। फाइनली क्या हुआ कि ग्लास ने सिल्क को 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, हम एक नंबर अज्यूम करके चल रहे हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसके पास xe+10 है, लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही है, वो सेम है। और इसके पास प्रोटॉन्स 10 कम हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स 10 कम हो गए, y-10 हो गए, ye-10। ये मेरे पास अब नंबर आ गया। अब समझो, जब इसके पास 10 एक्स्ट्रा वो आ गए सिल्क क्लॉथ के पास, तो इसके पास जो चार्ज हो गया वो बन गया +10e। क्यों? क्योंकि अब 10 प्रोटॉन्स एक्सेसिव है और इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव है, सॉरी -10e। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव है और इसके पास 10 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है प्रोटॉन्स? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो पहले जब दोनों का नंबर बराबर था, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो प्रोटॉन 10 ज़्यादा हो गए ना इससे, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +10e। तो टोटल चार्ज अब कितना है, 0, -10e और +10e। टोटल चार्ज पहले कितना था, 0। बट क्या दोनों पे इंडिविजुअली चार्ज है? हाँ है, इस पे +10e चार्ज है और इस पे -10e का चार्ज है, दिस इज द वैल्यू। बट दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज है, यूनिवर्स का चार्ज अभी भी कांस्टेंट है। अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि यूनिवर्स में सिर्फ ये दोनों ही है, तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Okay, moving to next question, question number 1.6. We won't be covering all the questions all together, छोटी-छोटी different videos में cover up करेंगे। 4-point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square ABCD of 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? समझो,
4 चार्जेस हैं जो कि स्क्वायर पे रखे हुए हैं, कुछ ऐसे। ये मेरे पास सिचुएशन है एक, QA, मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये ध्यान रखना कि नेमिंग आप हमेशा या तो साइक्लिक ऑर्डर या एंटी साइक्लिक ऑर्डर में करोगे, आप ऐसे नहीं कर सकते ABCD, इट ऑलवेज हैज टू बी ऑन द वर्टिसेस, ये ध्यान रखना। नाम दे दिया मैंने इनको ABCD। इस पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम, इस पे जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम, इस पे जो चार्ज है वो भी है 2 माइक्रोकूलम, और इस पे जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम। ओके, are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यहाँ पे मुझे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। इस पे मुझे फोर्स निकालना है। देखो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, आंसर 0 है। कैसे 0 है? ये 2 है, ये 1 है। अगर मैं इस 1 की बात करूँ, इस पे चारों फोर्सेस लगाएंगे, तो ये जो 2 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 1, ये 2 इसको पुश करेगा, 1 को पुश करेगा। एक और चीज़, हर क्वेश्चन के अंदर, ये चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है जिस पे आपको फोर्स निकालना है, आप सिर्फ उसके फोर्स के बारे में बात करोगे। वो भी दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो 1 पे 2 की वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लेट इट बी F1, वो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, पुश करेगा, सेम चार्जेस है। अब ये वाला 2 भी तो 1 को पुश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड डोंट यू थिंक ये दोनों इक्वल फोर्स से पुश करेंगे? दैट मीन्स F1 F2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, तो F1 F2 के बराबर है। सेम वे जो -5 है वो 2 को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला -5 भी तो इस 1 को अट्रैक्ट करेगा। तो कांट आई से दैट F1 F2 के बराबर है, F2 F3 F4 के बराबर है, तो इफेक्टिव नेट फोर्स कितना आ गया? 0। एक बॉडी है, उसको चारों अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज 1.6। 1.7, an electrostatic field line is a continuous curve, that is the field line cannot have sudden breaks. Why not? एक चार्ज फील्ड में मूव करता है, मतलब फील्ड के जैसे ये फील्ड है अगर, तो यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, जहाँ हम चार्ज मेंशन कर रहे हैं वहाँ का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इस फील्ड में मूव करता है क्योंकि फील्ड में उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये फील्ड लाइन है फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया बीच में, फिर उसके बाद आगे और फील्ड लाइन्स है। व्हाई नॉट? अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और मान लो कि फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये चार्ज मूव कर रहा होगा तो चार्ज तभी मूव कर सकता है जब उसको वो एक फील्ड में रखा हो। तो होता क्यों, ऐसा क्यों होता है कि चार्ज फील्ड में मूव करता है? क्योंकि चार्ज की अपनी भी फील्ड होती है और ऑलरेडी एक प्रेजेंट फील्ड है, तो वो फील्ड दूसरे वाले फील्ड से इंटरेक्ट करता है और जिसकी वजह से फोर्स फील होता है। बट अगर फील्ड ही नहीं है वहाँ पे तो कुछ इंटरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो मतलब वो फोर्स फील ही नहीं करेगा। तो जब वो फोर्स फील नहीं करेगा तो होना ये चाहिए था कि अगर ब्रेक है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सडन या अब्रप्ट ब्रेक्स हैं, तो जो चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है वो चार्ज जंप करता हुआ जाना चाहिए, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली फ्लो, फिर यहाँ पता चला वो फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे जब फील्ड ही नहीं है तो उसके पास मोमेंटम तो है, तो जंप कर जाएगा, फिर उसके बाद फिर से फील्ड आई, फिर से फोर्स लगेगा, फिर जंप कर जाएगा अगर दोबारा ब्रेक आया तो मतलब चार्ज मस्ट बी मूविंग, लाइक अ चार्ज मस्ट बी जंपिंग थ्रू आउट द वे अगर वहाँ पे फील्ड में सडन ब्रेक्स हैं तो। बट ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता, चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है उसके अंदर और कोई जंप्स नहीं लेता है। इफ़ नो जंप्स, इन दैट केस उसके बीच में कोई ब्रेक्स नहीं है। बट अगर जंप्स एग्जिस्ट करते तो हम कहते हैं कि उनके बीच में सडन ब्रेक्स हो सकते हैं। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कोई भी फील्ड लाइंस या कोई भी फील्ड कॉन्टिन्यूस कभी नहीं होती, वो हमेशा डिस्क्रीट होती है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटम, अ डिफरेंट लेवल। एक्सप्लेन, इसी का बी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दो फील्ड लाइंस अगर किसी पॉइंट पे क्रॉस करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करती हैं वहाँ पे उसके दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, एक टेंजेंट इधर बनाया जा सकता है, एक टेंजेंट इधर बनाया जा सकता है, मतलब उस पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी
और एक ही वेक्टर की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं, तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं किसी पॉइंट के ऊपर, बिकॉज ऑफ टू डायरेक्शंस, और जो दो डायरेक्शंस होती हैं वो की पॉसिबल नहीं होंगी. ओके. Okay, fine. Rest of the questions we'll discuss in the next video. This is we are covered till 1.7. 1.8 से आगे की वीडियो questions हम बाद में discuss करेंगे. If you like this, please share it, and till then practice all the questions. In fact, आगे की questions आप खुद भी try कर सकते हो. हम cover सारे करेंगे, but try it by yourself, so थोड़ा better होगा, आपको समझने में understanding easy हो जाएगी. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye.